बहुत पुराने समय की बात है। कनकपुर नामक गांव में मुरली नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। वह बहुत गरीब था। सामान के नाम पर उसके पास एक टूटी फूटी कुल्हाड़ी और जानवरों के नाम पर एक मरियल लंगड़ा घोड़ा और एक गधा था। किसी तरह वह अपनी इकलौती बेटी के साथ अपना बुढ़ापा गुजार रहा था। एक दिन लकड़हारे ने अपने लंगड़े व मरियल घोड़े पर लकड़ी का गट्ठर लादा और अपनी बेटी से बोला, आऊंगा। यदि मेरी सारी लकड़ियां बिक गई तो तुम्हारे लिए कोई सुंदर सी वस्तु जरूर ले आऊंगा। आपकी इच्छा पूरी हो बापू, पर जरा सावधान रहना, क्योंकि बाजार में बहुत सारे मनहूस लोग होते हैं। वहाँ कुछ लोग पैसा बनाते हैं और कुछ लूटे जाते हैं। लकड़ी बेचकर जल्दी से घर लौट आना। मैं खाना बनाकर आपका इंतजार करूंगी। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगा। अब मैं चलता हूँ। लकड़हारा लंगड़े व मरियल घोड़े को लेकर बाजार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद बाजार में पहुंचकर एक तरफ खड़ा हो गया और ग्राहकों को आवाज लगाने लगा, लकड़ियां ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां ले लो। काफी देर के बाद एक धनी आदमी की दृष्टि उस लकड़हारे के ऊपर पड़ी। अरे वाह, इस फटीचर बूढ़े को तो आसानी से ठगा जा सकता है। वैसे भी वह शक्ल से ही जन्मजात मूर्ख लगता है। यह सोचकर वह धनी आदमी लकड़हारे के पास पहुंचकर बोला, ए लकड़ी वाले, सारी लकड़ियां बेचनी है क्या? बिल्कुल बेचनी है हुजूर, लेकिन कीमत क्या दोगे? तुम ही बताओ, क्या कीमत चाहते हो? 2 चांदी के सिक्के। 2 चांदी के सिक्कों का सौदा महंगा है। खैर, क्या तुम लकड़ियां जिस हालत में है उसी हालत में बेचोगे? बेच दूंगा हुजूर, भला इसमें मुझे क्या एतराज हो सकता है? तब ठीक है, ये लो चांदी का 2 सिक्का और अपने मरियल घोड़े को लेकर जल्दी से मेरे पीछे पीछे चलो। बहुत अच्छा हुजूर, ठीक है चलिए। सिक्का लेने के बाद लकड़हारा मुरली अपने घोड़े को लेकर धनी के पीछे चल पड़ा। बड़ी किस्मत से आज कमाई अच्छी हुई है, ये सोचते हुए धनी के पीछे चला जा रहा था। कुछ देर बाद धनी लकड़हारे को लेकर अपने घर पहुंचा। लकड़ियां यही छोड़ दो और तुम जाओ अब। जैसी हुजूर की आज्ञा। कहकर लकड़हारे ने जैसे ही घोड़े से लकड़ियां उतारने की कोशिश की, तब कबात लकड़हारे, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? हुजूर, मैं तो घोड़े से लकड़ियां उतार रहा था ताकि घोड़े को ले जा सकूं। अरे बदमाश, क्या तुझे सौदे की शर्त याद नहीं जो तूने लकड़ियां बेचते समय मुझसे मंजूर की थी? कैसी शर्त हुजूर? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने तो आपको 2 चांदी के सिक्के के बदले सारी लकड़ियां बेची हैं। सारी लकड़ियां ही नहीं, बल्कि सिक्के के बदले तूने मुझे अपना घोड़ा भी बेचा है। क्या तूने इस शर्त पर लकड़ियां बेचना स्वीकार नहीं किया था कि लकड़ियां जिस हालात में हैं उसी हालात में बेचेगा? धनी राम की बात सुनकर मुरली के होश उड़ गए। हुजूर, आप ये क्या कह रहे हैं? शर्त के मुताबिक अब यह घोड़ा मेरा है, तुझे अपनी कीमत मिल चुकी है, इसलिए तू यहाँ से चलता बन। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए हुजूर, मैं गरीब आदमी बर्बाद हो जाऊंगा। लकड़हारा बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन धनी ने उसकी एक ना सुनी, बल्कि उसने आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया। देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी। पहले सौदा किया और अब मुकर रहा है और सीना जोरी कर रहा है। क्या यह रहम करने योग्य है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर इस गुस्ताख के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? भैया मेरी मानो तो इसे सरपंच जी के पास ले चलो। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। लोगों के कहने पर धनी व्यक्ति ने लकड़हारे को सरपंच जी के पास ले गया, जो कि उस धनी का घनिष्ठ मित्र था, और उसने सरपंच को सारा किस्सा सुनाया। सारी बात सुनकर सरपंच जी ने अपने मित्र के पक्ष में ही फैसला सुनाया। लकड़हारे को अपने सामान की पूरी कीमत मिल चुकी है और उसने ग्राहक की शर्त मानी है, इसलिए दोष इसी का है। अब घोड़े पर उसका कोई अधिकार नहीं है। ओ, यहाँ भी मुझे न्याय नहीं मिला। बेचारा मुरली अपने जले नसीब पर आंसू बहाता हुआ जब अपने घर पहुंचा तो, बापू, यह क्या? तुम्हारे
तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं बेटी, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। वैसे ही मेरे पास धन के रूप में कुछ नहीं था। आज हमारा लंगड़ा घोड़ा भी हाथ से निकल गया। मुरली ने सारी आपबीती मीरा को सुनाई। सारी बातें सुनकर मीरा ने अपने पिता की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, तुम जरा भी चिंतित मत हो बापू, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। उसके बाद खाना खाकर दोनों बाप बेटी सो गए। लेकिन सुबह दुख के कारण मुरली चारपाई से उठ न सका। अपने पिता की हालत देखकर माला बोली, बापू, तुम्हारी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं बाजार जा रही हूँ। शायद मेरी किस्मत तुमसे अच्छी निकले और मैं लकड़ियाँ अच्छी कीमत पर बेच सकूं। जैसा तुम ठीक समझो बेटी। जाओ, मैं तुम्हारे लौटने की राह देखूंगा बेटी। मीरा ने अपने गधे पर लकड़ी का गट्ठर लादा और बाजार की ओर रवाना हो गई। यदि वह बेईमान धनी मुझे मिल गया तो मैं उसे छठी का दूध याद दिला दूंगी। थोड़ी देर में ही वो बाजार पहुंच जाती है। लकड़ियाँ ले लो, सूखी सूखी लकड़ियाँ सस्ते में ले लो। उस रोज भी वह धनी आदमी किसी को ठगने के विचार से बाजार आया हुआ था। उसने लकड़ियां बेच रही मीरा की ओर देखा। वाह भगवान, आज फिर से एक शिकार मेरे लिए भेज दिया। कल लंगड़ा घोड़ा मिला था, आज लकड़ियों के साथ पूरा गधा मिल जाएगा। इतना सोचकर धनी व्यक्ति मीरा के पास पहुंचा। अरे लड़की, क्या अपनी लकड़ियां बेचनी है? क्या कीमत है इनकी? चांदी के 3 सिक्के हुजूर। महंगा सौदा है, क्या दाम कुछ कम नहीं करोगी? सौदा 4 सिक्कों में भी आपको महंगा नहीं पड़ेगा हुजूर। लकड़ियां बिल्कुल सूखी हैं, मंजूर हो तो बोलिए। ये लड़की तो बहुत सियानी लग रही है। खैर कोई बात नहीं, जल्दी इसकी सारी अक्लमंदी गायब हो जाएगी। धनीराम सोच ही रहा था कि मीरा बोल पड़ी। क्या सोचने लगे हुजूर? जल्दी बताइए, वरना मैं किसी दूसरे ग्राहक को आवाज दूं। ठीक है, मुझे 3 सिक्कों में सौदा मंजूर है, लेकिन यह लकड़ियां जिस हालत में हैं, उसी हालत में बेचनी होगी। क्या तुम्हें मंजूर है? धनीराम की बात सुनकर चतुर मीरा चौंक उठी। तो यह वही बेईमान धनी आदमी है। आज इसकी खैर नहीं, ऐसा बदला लूंगी कि जीवन भर याद रखेगा। मीरा सोच ही रही थी कि तभी धनी बोल पड़ा। अरे लड़की, जवाब जल्दी दो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। ठीक है हुजूर, बेच दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वो ये कि आप भी मुझे पैसे उसी हालत में देंगे जिसमें वो होंगे। मीरा की बात सुनकर धनी मन ही मन चौंक उठा, लेकिन फिर किसी विचार के आते ही मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। देर ना करके अपने गधे को मेरे पीछे पीछे लेके चलो। मीरा भी अपनी गधे को सेठ के पीछे पीछे लेकर चलने लगी। बेईमान कहीं का, अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है। जब वास्तविकता सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। मीरा सोचते हुए धनी के घर पहुंच गई। हुजूर, लकड़ियां कहाँ रखूं? अरे मूर्ख लड़की, तूने क्या सौदा किया था? शर्त भूल गई क्या? मैं याद दिलाऊं। बिल्कुल ही भूल गई थी, माफी चाहती हूँ। अभी गधा बांधे देती हूँ। और मीरा ने चुपचाप गधे को खम्भे से बांध दिया। आपका हुक्म मैंने पूरा कर दिया हुजूर। लाइए, अब मुझे भी मेरी कीमत दे दीजिए। जरूर, लो संभालो अपने सौदे के 3 सिक्के। ठहरो हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? सौदे के हिसाब से आपने लकड़ियां जिस हालत में थी उसी हालत में खरीदी, और लकड़ियों के साथ साथ मेरा गधा भी आपको मिल गया। लेकिन आपने मुझसे भी तो यह वादा किया था कि आप पैसे उसी हालात में देंगे जिस हालात में वे होंगे। इसलिए इस समय वे आपके एक हाथ के साथ हैं। अतः आप सिक्कों के साथ साथ अपना एक हाथ भी मुझे दीजिए, और शर्त और सौदे के मुताबिक आपको ऐसा करना ही होगा। लाइए, सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी दीजिए। मीरा की बात सुनकर धनी के होश उड़ गए। क्या बक रही है लड़की? तुम्हारी यह मजाल, मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरे घर से।
बक नहीं रही सेठ जी, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ। आपको सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी देना होगा। तुम्हारी यह मजाल, मैं कहता हूँ निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे नहीं सेठ जी, अब तो मैं यहाँ से अपना हक लेकर ही जाऊंगी। और मीरा जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे सुनो सुनो भाइयों बहनों, मेरी बात सुनो, मुझे इस बेईमान सेठ से न्याय दिलवाओ। हे भगवान, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। अरे बेटी सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। अब तो मैं सिर्फ एक ही शर्त पर आपकी बात सुन सकती हूँ सेठ जी, कि आप पहले अपना एक हाथ काट कर दीजिए। अरे बेटी, हाथ के बदले मैं तुम्हें एक घोड़ा, तुम्हारा गधा, सारी लकड़ियां और इन सब के साथ 4-4 चांदी के सिक्के भी देने को तैयार हूँ। भगवान के लिए लोगों को इकट्ठा मत करो। मीरा भी अपनी जिद पर अड़ी थी। नहीं सेठ जी, मुझे यह सब चीजें नहीं, बल्कि तुम्हारा एक हाथ ही चाहिए सेठ जी। लगता है आज यह 2 टके की छोकरी मेरा सत्यानाश करके ही छोड़ेगी। मीरा और धनी का शोर सुनकर देखते ही देखते आस पड़ोस के बहुत सारे व्यक्ति वहां जमा हो गए और मीरा ने उन्हें सारी बात सुनाकर अंत में बोला। अब आप सभी फैसला करें कि शर्त के मुताबिक मुझे सिक्कों के साथ साथ इसका एक हाथ भी मिलना चाहिए या नहीं। हाँ हाँ, मिलना चाहिए सेठ। कल इसी शर्त के मुताबिक तुमने एक गरीब लकड़हारे से उसका घोड़ा प्राप्त किया था। आज तुम्हें भी अपने हाथ को इस लड़की को देना होगा। बिल्कुल देना होगा, वरना हम तुम्हें जबरदस्ती सरपंच जी के पास ले चलेंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ, हम भी साथ चलेंगे। सरपंच जी का नाम सुनते ही धनीराम का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। ठीक है, मैं अपनी इच्छा से सरपंच जी के पास चलने को तैयार हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वह दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। सभी लोग मीरा और धनीराम के साथ उसी समय सरपंच जी के पास पहुंचे, जो धनी का घनिष्ठ मित्र था। और इस बात की किसी को खबर नहीं थी, लेकिन वह भी सारा किस्सा सुनकर उलझन में पड़ गया। यदि मैं मित्र का पक्ष लेता हूँ तो सारे लोग मुझे अधर्मी और न्यायहीन समझेंगे, और यह बात महाराज तक पहुंच गई तो मेरी खैर नहीं। सरपंच इतना सोच ही रहा था कि वो गरीब के साथ न्याय कीजिए हुजूर, और मुझे मेरा हक दिलवाइए। सारी बात सुनकर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोषी ये धनीराम ही है, और तुम्हारी मांग जायज है। लेकिन बेटी, तुम एक इंसान का हाथ लेकर क्या करोगी? यदि मेरी मानो तो हाथ के बदले जो कुछ भी धनीराम दे रहा, उसके अतिरिक्त 5 चांदी के सिक्के और ले लो। नहीं सरपंच साहब, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। सरपंच ने मीरा को बहुत समझाया तब। ठीक है हुजूर, यदि आप कहते हैं तो मैं 50 सोने के सिक्कों के बदले अपना दावा वापस ले सकती हूँ। धनीराम मीरा की बात सुनते ही बोल पड़ा। नहीं हुजूर, मैं इसकी यह मांग स्वीकार नहीं कर सकता। ये कीमत बहुत ज्यादा है हुजूर। यदि यह कीमत इसके एक हाथ से ज्यादा है तो मुझे एक हाथ ही स्वीकार है। कृपया आप देर ना करके इसका एक हाथ काटकर मुझे दिलवाइन घर में मेरे बापू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारा सरपंच जी अपने मित्र के बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाया। वह मौका ही ऐसा था कि उसे मजबूरन धनीराम से कहना पड़ा। सेठ, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक अपना हाथ काट कर दो, या फिर 50 सोने के सिक्के। यही हमारा फैसला है। सरपंच का फैसला सुनकर धनीराम के पैरों तले धरती खिसक गई, लेकिन मरता क्या ना करता, उसे मीरा द्वारा मांगा गया धन देना ही पड़ा।